हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का हमसफर जगजोत सर, और आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पंच में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के बैक एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने क्या करा है, उन क्वेश्चंस को रखा है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस है। वही सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और साथ में ही आप लोगों को दे रखे हैं कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस। अब जरूरी नहीं है कि हम एडिशनल एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें लगता है कि उस लेवल के नहीं है या फिर उस कैटेगरी के नहीं है जो हमें डिस्कस करने हैं। बट यस, जो एडिशनल से पहले क्वेश्चंस है वो हमें सारे ही करने होते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एडिशनल के भी कवर कर लूँ, और साथ के साथ एडिशनल के अलावा जो हमारे जरूरी वाले क्वेश्चंस हैं, जो हमारे बिल्कुल जो हमें करने ही करने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर कराऊं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चंस का डिस्कशन। बस अब हम लोग चालू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, बैक एक्सरसाइज ओपन करके आप साथ साथ ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन है, एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पेयर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों को क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ द कॉइल पे। तो थ्योरी पोर्शन में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ, हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए हैं, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स को भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ n से भी मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। करंट हम लोगों को कितना गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, 0.40 एम्पेयर, तो इसको 0.4 डाल देंगे और इसके बाद नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10⁻², डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। रेडियस की अगर मैं बात करूं, ये हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ से ये मेरे पास 4 और ये 0.4, तो 4 अगर मैं ध्यान से देखूं 2 इंटू 8 ये कितना है, 2 इंटू 8 कितना हो गया 16। तो ऊपर भी आप देख सकते हो 1.6 होगा, यानी कि ये मैं काट देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ एक 10, है ना। ऊपर 1.6 है, नीचे 16, 8 टू द 6। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10⁻⁻1 और ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा पाई इंटू 10⁻⁻�7। और 10 की पावर यहाँ 2 था, नीचे से 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10⁻1 बना, ये 10⁻³ हो गया, यानी कि 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है इंटू 10⁻⁻⁴। और ये हमारा टेस्ला में आएगा, क्योंकि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मेरा पहला आंसर हो। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा आ सकता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, और ये सीबीएसई। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन में अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है। A straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a point 0.2 मीटर, या फिर आप देखो इसको 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं ना। तो 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर फ्रॉम दी वायर। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप देख सकते हो एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर का मतलब है इनफाइनाइट वायर हम ले सकते हैं। यहाँ से जो हमें करंट दिया गया है वो 35 एम्पियर दिया गया है, और आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर हम ध्यान से देखें, एट सम डिस्टेंस आर, वो होता है यहाँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और जो डिस्टेंस है हमारा आर। तो यहाँ से म्यू नॉट की जगह हम डालेंगे 4 पाई 10⁻⁻⁷। करंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ, करंट कितना होगा अगर हम ध्यान से देखें, 35 एम्पियर। करंट हो गया मेरा 35 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई और मल्टीप्लाई बाय आर। आर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 0.2, ये मेरा डिस्टेंस। अब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻7 है, और ये है 35। तो ये 2 को पहले आप यहाँ से कैंसिल कर लो, 0.1 लिख दो, तो यहाँ से ये आ जाएगा 35 एज इट इज में। ठीक है, ऊपर 10⁻⁻7 है और नीचे 0.1 है, यानी कि 10⁻⁻1 है, ऊपर जाके 10⁻+1 बनेगा, यानी यहाँ से 10 की पावर कितना आ जाएगा -6। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 भी लिख सकते हैं टेस्ला। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला बेस्ड।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करेंगे, अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, एक लॉन्ग वायर की बात कर रहा है जिसमें करंट जा रहा है 50 एम्पियर और ये जा रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शंस को देखें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। तो हम लोगों को क्या बोल रहा है, यहाँ से जो हमारा कंडक्टर है वो जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि वो कुछ इस तरीके से जा रहा है नॉर्थ टू साउथ। अब आप लोगों को दिया गया है कि इसमें जो करंट है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है 50 एम्पियर, सो इसकी वैल्यू है 50 एम्पियर है और वायर की लेंथ हम बहुत बड़ी लेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हम यहाँ चूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ दी वायर, यानी कि यहाँ से 2.5 मीटर पे हम लोगों को ये निकालना है। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगा था, यानी कि नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नॉट की जगह हम लिख सकते हैं दोबारा से 4π इंटू 10⁻⁻⁷। यहाँ जो हमारे पास करंट है क्वेश्चन में गिवन है वो है 50 एम्पियर, और इसके बाद अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ से नीचे पाए और r की जगह मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.5, यानी मैं इसको 5 डिवाइडेड बाई 2 भी, ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपका यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ अपनी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी 4, यहाँ से ऊपर कितना बचेगा 10⁻⁻7 है और 10 है, यानी कि 10⁻⁻, टेस्ला। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, देखो सी बात है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है, ठीक है ना, और सामने की साइड, मतलब अगर राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है, सामने नॉर्थ है और बैक साइड साउथ है, जो वायर है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो यहाँ से डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे अपनी थंब को यूज़ करना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में, और जो मेरी फिंगर है, कर्ल ऑफ द फिंगर, वो क्या डायरेक्शन देगी, यहाँ डायरेक्शन देगी द पेज, यहाँ डायरेक्शन मिलेगा आउट ऑफ द पेज। यानी आउट ऑफ द पेज का मतलब होता है अपवर्ड, यहाँ आउट ऑफ द पेज का मतलब हो जाएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा, इसलिए आंसर आएगा वर्टिकली अप। इसका मतलब है आउट ऑफ द पेज यानी वर्टिकली अप डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। देखो अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ ओवरहेड पावर केबल की बात करी जा रही है, यहाँ से उसने बोला है यहाँ से 90 एम्पियर जो हमारा करंट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, और ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, इस तरीके से किसी वायर में करंट जा रहा है, ईस्ट कितना करंट जा रहा है 90 एम्पियर, ठीक है ना, कितना करंट जा रहा है 90 एम्पियर, यानी कि ये मेरी अगर ईस्ट है, ये मेरी वेस्ट है, तो ये 90 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अब इस वायर में हमें कहाँ देखना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द वायर। बिलो द वायर का मतलब ये हो गया वायर के नीचे यहाँ कहीं। तो अगर आप वायर के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट साइड मेरी ईस्ट, लेफ्ट साइड मेरी वेस्ट, ऐसे देखो ये साइड मेरी ईस्ट, ये साइड मेरी वेस्ट, और जो मेरी वायर है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में जा रही है और मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं अपने थंब को इसकी डायरेक्शन में करूँगा, यानी कि जो मेरा थंब होगा वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और जो मेरी कर्ल ऑफ फिंगर है वो कुछ ऐसे होगी, यानी कि साउथ डायरेक्शन में। अगर मैं नीचे देखूंगा इस पॉइंट पे, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो साउथ डायरेक्शन में होगी, पीछे की तरफ होगी, यानी कि आंसर तो हमें पता है यहाँ साउथ डायरेक्शन होगा, बस अब हमें यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लेना चाहिए। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दोबारा से आई डिवाइडेड बाय 2r, तो आप देख सकते हो म्यू नॉट की जगह वही हम लिख सकते हैं, पाई भी आएगा एक नीचे, 4π डिवाइडेड बाई 2π, और करंट हम लोगों को दे रखा है 90 डिवाइडेड बाई मतलब मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 भी करें, क्योंकि 4 इंटू 10⁻⁻7 भी होता है, और डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास r की जगह हमें कितना दे रखा है 1.5, तो आप 3/2 भी लिख सकते हो 1.5 को, है ना। और अब हम ध्यान से देख सकते हैं, यस नहीं है हमारे पास, 2π से 4π आप कैंसिल करोगे तो ऊपर जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर बन जाएगा कुछ 4 मल्टीप्लाई बाई 90 बाई 10⁻⁻7, ऊपर ले गए हैं से मल्टीप्लाई कर दिया, या 90 है और डिवाइडेड बाई 3 भी है, डिवाइडेड बाई 3 भी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 30 टाइम्स, ये आ जाएगा 120 10⁻⁻7,
यानी कि 120 10 रेज़ टू द पावर माइनस, क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये हमारा जो भी आंसर आया है ये हमारा कितने डिस्टेंस पे आया है, 1.5 मीटर पे, ठीक है ना। और अब हम लोगों को और क्या निकालना है, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन का भी जो आंसर आएगा कुछ 120 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 120 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला आएगा। अगर हम आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या आ गया 3, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। म्यू नॉट आए, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ से जो हमारे पास आर है वो 1.5 मीटर ही है। यस, ठीक है, हमने कैंसिल किया, ऊपर आ गया 30 और ये आ गया 2, 4 इंटू 30, यही आएगा इसका फाइनल आंसर, यही होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसका फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो जस्ट चेक, आप इस आंसर को एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, यही इसका फाइनल आंसर है। आई थिंक यहाँ कुछ गलत दिया गया आंसर, बट दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current 8 ampere making an angle 30 degree with the direction of the uniform magnetic। तो आप सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन का फॉर्मूला सोचो। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला सोचना है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला सोचोगे तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को फोर्स पूछ रहा है पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था BIL, याद है, फोर्स का फॉर्मूला होता था BIL या फिर IBL आप कह सकते। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, फोर्स, और यहाँ एक एंगल भी दे रखा है। तो जो प्रॉपर फॉर्मूला होता था वो हमने पढ़ा था BIL sin थीटा, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो यहाँ थीटा को भी हमें याद रखना है। तो यहाँ आप लोगों को फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, यानी F/L। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा B बाई, और हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रहा है, तो करंट है वो 8 एम्पियर है, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ से जो हमारे पास मैग्नेटिक है वो हमें दे रखी है 0.15, और मल्टीप्लाई कर दें अगर हम करंट से, तो यहाँ से जो हमें करंट दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ 8, और यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो यहाँ से जो हमें एंगल दे रखा है वो हम लोगों को दिया गया है 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ 1/2 आ जाएगा, साइन 30 1/2 आ जाएगा। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो अगर आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 54, 3 इंटू 4 हो जाएगा 60, तो ये 0.6 आ जाएगा। और जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, न्यूटन पर लेंथ, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा क्या आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इसको सॉल्व किया जा सकता है। 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is इतना, what is the magnetic force? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस तरीके से एक सोलेनॉइड पड़ा है, इस तरीके से हमें क्या नजर आ रहा है, एक सोलेनॉइड नजर, और सोलेनॉइड के अंदर हम जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली सब कुछ पहले से दे दिया, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइड कर दी। तो ये मान लेते हैं हम सोलेनॉइड की एक्सिस है, और हम लोगों को ऑलरेडी दे दिया कि इसके अंदर क्या है, हमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो प्रोवाइडेड है वो हमें दिया गया है 0.7 टेस्ला, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर, अगर यहाँ एक वायर पड़ी है और वो कैसी पड़ी है, परपेंडिकुलर पड़ी है, यानी कि यहाँ एक वायर पड़ी है और वायर हमें दी है कि ये वायर है ये परपेंडिकुलर पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। तो परपेंडिकुलर है तो मतलब सोलेनॉइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आ जाए। ये हमारी वायर है ना, ये अपनी वायर हो गई, इस तरीके से पड़ी है, और इस वायर की हमें लेंथ भी दी गई है। तो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर लेंथ, इस वायर का जो लेंथ दिया गया है यहाँ से लेकर तक, इसका 3 सेंटीमीटर लेंथ दिया। तो आपको पता है फॉर्मूला जो होता है फोर्स का वो होता है BIL, तो अप्लाई कर सकते हैं। हमें फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को हम डाल देंगे 0.27, और जो हमारे पास करंट है, हमारे पास जो यहाँ करंट है वायर के अंदर वो हमें दिया गया 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर हमें दिया गया है, और लेंथ की अगर बात करें 3 10 रेज़ टू द पावर -2, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 0.27 इंटू, या फिर 2.7 पहले लिख दूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2.7 इंटू, यानी कि आ जाएगा 8.1 10 रेज़ टू द पावर -, ये हमारा फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, two long and parallel straight wires A and B carrying currents 8 ampere and 5.0 ampere in the same direction and separated by a distance 4 centimeter
एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। यानी कि यहाँ से आप लोगों को दो वायर दी गई हैं, ए और बी, और आपको पता है कि इनकी जो सेपरेशन है वो भी प्रोवाइड किया गया है। सेपरेशन है वो हम लोगों को दिया गया है कितना, वो दिया गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें दिया गया 4 इंटू पावर -2। 4 सेंटीमीटर को मैंने इस तरीके से ऐसा ही लिख दिया। और आपको पता है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है दोनों वायर के बीच, वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि जो डी। ठीक है, तो अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो लेंथ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम म्यू नॉट की वैल्यू डाल देते हैं 4/10⁻⁻⁷ बाय I1 I2, दोनों करंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 5 आ जाएगा, और फिर लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से जो हमें लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से हमें लेंथ कितनी दी गई है, ये है 10 सेंटीमीटर, है ना, ये दी है, ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 से, 10 सेंटीमीटर को आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे 0.1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय सब कुछ वैसे ही यहाँ से आ जाएगा 2 पाई, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 पावर -2। तो जस्ट आप यहाँ से 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं, एक 2 का फैक्टर आ जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ 4 है और यहाँ से ये 8 है, ये भी एक 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4, और 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 0.1 यानी कि 2। तो आप देख सकते हो यहाँ से आ जाएगा 2, है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 0.1 यानी कि 2। और यहाँ से और क्या बचा, अगर आप ध्यान से देखोगे 10 की पावर -7 से 10 की पावर -2, यानी ऊपर बनेगा 10 की पावर -5। तो कहने का मतलब है ये आपका टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, या सॉरी टोटल फोर्स आ जाएगा कि आपने लेंथ से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स वाइंडिंग 400 टर्न्स। हम लोगों को दिया गया 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग है। पहले तो यहीं से इसको रिजॉल्व करें। 5 लेयर्स का मतलब है हर एक लेयर में अगर 400 टर्न्स है तो 5 लेयर्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे कैपिटल एन हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 400, यानी कि 1000, ये टोटल टर्न्स हो जाएंगे। एक लेयर में हमारे पास 400 टर्न्स है तो 5 लेयर्स में 2000 टर्न्स हो जाएंगे। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक होती है हम जानते हैं वो होती है नॉट एन इंटू पाई, डायमीटर की वहाँ जरूरत नहीं होती। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से आप क्या करोगे, n का मतलब हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो यहाँ से यही करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यू नॉट की जगह मैं पहले डाल देता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आ जाएंगे 2000 डिवाइडेड बाई लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी लेंथ देखनी पड़ेगी। इसकी जो लेंथ है वो लंबाई कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को हम 0.8 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, करंट से। तो अगर हम करंट देखें तो करंट है 8, यहाँ से ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कुछ हो जाएगा 4 इंटू 12 24। तो ये 2.4 के आसपास 2.4 2.5 के आसपास आएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है 2.5 10⁻⁻⁻। ये हमें यहाँ से मिल है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो पावर्स भी देख सकते हो। यहाँ 3 है, एक यहाँ से आ जाएगा 4, 10 की पावर -3 हो जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्सीमेटली ये 2.5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, A square coil of side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को एक स्क्वायर कॉइल दिया गया है। तो हम लोगों को ये दिया गया है, ये स्क्वायर कॉइल है और इसकी जो साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर की एक साइड है ना, 0.1 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स इसकी होंगी। और नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हम लोगों को हैं 20 टर्न्स। यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स हमें हैं वो, ठीक है, इट कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। अब यहाँ जितना करंट है वो कितना है 12 एम्पियर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू भी हम लिख देते हैं, यहाँ करंट हमारे पास 12 एम्पियर, ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ
एंड मैग्नीट्यूड फील्ड का हमें दिया गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो आपको याद है यहाँ टॉर्क निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था म्यू क्रॉस बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क के लिए, है ना। तो यहाँ से म्यू होता था मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, तो हम कहते थे अपना मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको याद हो ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक, अभी हम जानते हैं होता है करंट इनटू एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि ये आपको याद होगा यहाँ से फॉर्मूला आता था बिना साइन थीटा, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ से फॉर्मूला आता था बिना साइन थीटा। तो यहाँ से भी यही करना है, यहाँ से जो हम लोगों को दिया गया है जो नॉर्मल है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक से, यानी कि जो भी लूप का नॉर्मल है उसका एंगल मैग्नेटिक 30 है, यानी कि यही थीटा होता है, इसी को हम थीटा कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है जो प्लेन से एंगल है मैग्नेटिक, हमें वो एंगल नहीं देखना होता, है ना, तो हमें एंगल देखना होता है नॉर्मल से, नॉर्मल से एंगल यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि ये थीटा हम लोगों को प्रोवाइडेड है 30 डिग्री। तो अब यहाँ से बस सब्स्टिट्यूट करना है, ई की जगह 0.8, आई की जगह हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं 12, और एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से वो हमें दिए गए हैं 20, और एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया हम देख सकते हैं स्क्वायर है 0.1 0.1 और साइन थीटा यानी कि 1/2, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 10 टाइम्स हो जाएगा, आप देख सकते हो, और यहाँ से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 इंटू 0.8 10 0.1 0.1, तो आप लिख सकते हो 10 की पावर -2, है ना, और ये 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो जाएगा 8, 12 8 96, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.96 आ जाएगा, क्योंकि 96 इंटू 10 की पावर माइनस 0.96 हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, तो एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 M2 हैविंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो हम लोगों को यहाँ रेजिस्टेंस दे दिया R1, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया N1, एरिया दे दिया इसका, और मैग्नेटिक ये हम लोगों को ऑलरेडी दे दिया। इसी तरीके से दूसरे वाले कॉइल के लिए भी दे दिया, मतलब 2 गैल्वेनोमीटर के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड है। डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिव। तो अगर आपको याद हो करंट सेंसिटिविटी होता था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना, और ये बनता था मेरा BNA डिवाइडेड बाय K, ये हमारा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता था, इफ यू, है ना, इसको हम बोलते थे करंट सेंसिटिविटी, है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमें रेशियो लेना है करंट सेंसिटिविटी का, पहले केस मैं बोलूँगा करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2, ये रेशियो मिल जाएगा B1 बाई B2 और N1 डिवाइडेड बाई N और 1 डिवाइडेड बाई A और K2 डिवाइडेड बाई K1, ये हमें चाहिए। अब ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ B1 है, क्वेश्चन में देखो सब कुछ हमें प्रोवाइडेड है, B1 हमें दिया गया है 0.25, और B2 की अगर वैल्यू देखें तो B2 की वैल्यू दी गई है 0.5 मल्टीप्लाई बाई N1 डिवाइडेड बाई N2। तो अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ से हमारे पास N1 और N2 दोनों है क्या, N1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ हमारे पास N1 दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स पहले दिए गए हैं 30 डिवाइडेड बाई N2 की अगर मैं बात करूँ वो हमें दिए गए हैं 42, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 डिवाइडेड बाय 42 है, और A1 बाई A2, A1 3.6 दिया गया है, हमें दिया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर -3, और A2 1.8, तो मैं 10 की पावर नहीं लिख रहा क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा, देख के पता चल रहा है ना, वो 10 की पावर -3 तो कैंसिल हो जाएगा। और K2 बाई K1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अब हमें दिया गया था स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब K की बात करनी नहीं, ये दोनों के लिए सेम है, सारा बराबर होगा वो तो कर, तो बस आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से ये आ जाएगा टाइम्स, और आप देख सकते हो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 42 आ जाएगा। आप इसको 10 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 13 ना, 10 डिवाइडेड बाय 13, तरीके से आपका यहाँ से रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये रेशियो आएगा पहले वाले केस में। तो ये हम लोगों ने निकाली है करंट सेंसिटिविटी, है ना, अराउंड 1.4, एक सेकेंड, ये 30 डिवाइडेड बाय 42 आया ना, तो ये करंट सेंसिटिविटी आया, हमने किसका किससे रेशियो निकाला है, इन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिव वोल्टेज M2 बाई M1 निकालना है, तो उल्टा कर देना, ये जो मैंने निकाला है ये M1 बाई M2 के लिए निकाला है ना, मतलब पहले से दूसरे के लिए निकाला, ये मैंने करंट सेंसिटिव ∅1 बाई ∅2 निकाला है, शायद उन्होंने बाई ∅1 13 डिवाइडेड बाई 10,
है ना, आ जाएगा। तो और यहाँ 14 आएगा आई गेस, एक मिनट, कितना है हमारा 42 है ना, हाँ 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा, तो ये 14/10 आ जाएगा 14/10, थोड़ा सा कैलकुलेट, 1.4, ठीक है ना, ठीक है, ओके सही है। तो ये आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 14/10, जिसको 1.4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया ये रेशियो। इसके बाद हम क्या करें, हमें निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होता है, अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूँ, φ2/φ1 ना, अब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बात कर रहा हूँ, सब कुछ फॉर्मूला वही होता है, जो भी करंट सेंसिटिविटी वाला था वही फॉर्मूला था, आप देख सकते हो। यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो आता है BNA/K, बस एक R का फैक्टर और आ जाता है। अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का पहले फॉर्मूला ही लिख दूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, यानी कि जो भी आपकी करंट सेंसिटिविटी थी, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो गया था, रेजिस्टेंस, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो भी लूंगा, मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का अगर रेशियो ले रहा हूँ 2 का डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी 1, तो आप बोलोगे जस्ट जो भी आपका करंट सेंसिटिविटी आया था, जो भी आपका करंट सेंसिटिविटी आया था, रेजिस्टेंस से उसको और डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर देना है। यानी कि यहाँ आया था आपका आंसर डिवाइडेड बाई 10। अब हमें क्या कर देना है बोलो, ये हमारा वोल्ट, ये करंट सेंसिटिविटी आया था ना 1.4, 14/10, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो R1/R2 से करना है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं दोबारा से 14/10 लिख देता हूँ, 14/10 था, और R1 कितना दिया है हम लोगों को, R1 हम लोगों को प्रोवाइडेड है 10 डिवाइडेड बाई ये कितना है 14, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये रेशियो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होता है, और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बस BNA/K है। तो यहाँ एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस आ जाता है, करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने φ2/φ1 में R1/R2 का मल्टीप्लाई कर दिया है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A chamber, a uniform magnetic field of 6.5 Gauss is maintained. Now an electron is shot into the field the speed of 4.8 into 10 raised to the power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is circle. Determine the radius of the circular orbit. ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोगों को बोला गया है कि यहाँ एक चैम्बर है, मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस, और हमें पता है गॉस क्या होता है 10 raised to the power -4 टेस्ला। इज मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज मेंटेन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है किस स्पीड, 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। क्या आपको स्पीड चाहिए, इसको इस स्पीड से यहाँ से फेंका गया है। तो अब आपको क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, यहाँ क्या बताना है कि हम इसको नॉर्मली फेंक रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि पाथ सर्कल क्यों होगा। तो ये हमने देखा था डेरिवेशन के टाइम भी, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ध्यान से देखते हैं किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, नॉर्मली फेंकते हैं, तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। इसका रीज़न तो सिंपल है, ये हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। रीज़न क्या होता था, रीज़न ये होता था, फोर्स हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, इससे इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, सिर्फ क्या चेंज होती है, डायरेक्शन, ओनली चेंजेस डायरेक्शन। आप यहाँ से लिख सकते हो इट ओनली चेंजेस, ये क्या करेगा, इट ओनली दिस डायरेक्शन, यहाँ से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। और आप ये कह सकते हो हेयर मैग्नेटिक फोर्स, जो भी आपका एफ मैग्नेटिक है वो किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाता है, सेंट्रीपिटल। तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, रेडियस का फॉर्मूला भी निकालते थे, वो आता था हमारा m/q। बस अब इसको कर देंगे, यहाँ से प्रूफ हो गया कि पाथ सर्कुलर है, कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इसलिए वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। आप लिख सकते हो ये परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आप रेडियस की अगर बात करोगे तो यहाँ हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड और हमें दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास 91 10⁻⁻31, और इसकी जो वेलोसिटी होती है इसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी हम लोगों को पता है। वेलोसिटी कितनी, इसकी क्वेश्चन क्या, वेलोसिटी ये दी गई है 4.8 10⁻⁶। चार्ज की बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो है 6। अब इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो अराउंड इसका आंसर 4.10⁻⁻ आएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं
तो हम लिख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर। बस इतना याद रखना, तो मैग्नेटिक फील्ड है ये गॉस में है, इसलिए आपको यहाँ 10 की पावर -4 और करना पड़ेगा तभी आपका आंसर, ठीक है ना। तो आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको बस एक बार कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है, 30 टर्न्स है, जिसका रेडियस दे रखा है कैरिंग अ करंट 6 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, द फील्ड लाइंस मेक्स एन 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। तो ये याद रखना, एंगल जब भी नॉर्मल ऑफ कॉइल से दिया जाता है तो ये थीटा हो जाता है 60। अगर ये एंगल हमें दिया होता विद द प्लेन ऑफ द कॉइल तो हमें 90 - 60 यानी 30 डिग्री एंगल लेना हो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस में आपको देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने एंगल पे, किसी एंगल पे मान लो हाँ दे देता 60 डिग्री एंगल प्लेन ऑफ द कॉइल से, फिर वो नॉर्मल से एंगल नहीं होता, प्लेन से होता, तो हमें 90 - 60 यानी 30 एंगल लेना हो। और इस क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल से, इसलिए थीटा 60। तो अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बोल रहा है कि उस पर कोई टॉर्क लगेगा तो हमें कोई काउंटर टॉर्क बताना है, मतलब जो टॉर्क उस पर लगेगा उतना ही टॉर्क आप लगाओगे, वही काउंटर टॉर्क कहलाएगा। इतना टॉर्क लगाओ कि वो टर्न ना करे, यानी कि ये तो सिंपल हो गया। क्वेश्चन ए की अगर मैं बात करूँ तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था पीछे, बिना ना BINA sin थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 टेस्ला है, करंट कितना है हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूँ 30 है, और हमारा जो एरिया है उसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ से हम लोगों को एरिया निकालना है, तो एरिया हम लोगों को क्या दिया गया है, हमें रेडियस दिया गया है ना, सर्कुलर कॉइल है, रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से लिखेंगे पाई और रेडियस की जगह डालेंगे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 8 × पावर -2 ना स्क्वायर पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा, और हमारा कितना हो जाएगा रूट साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन 60 यानी कि तो आप इससे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा टॉर्क अराउंड 3.13 न्यूटन मीटर आएगा। ये सॉल्व करने के बाद हमारा टॉर्क आएगा, जस्ट अब आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यही मेरा काउंटर टॉर्क है, इतना टॉर्क आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप इसको रोटेट करने से रोकना, ठीक है। और बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, अगर इसकी शेप बदल जाती तो व्हाट वुड योर आंसर, अगर सर्कुलर कॉइल की अगर हम कोई भी प्लेनर रेगुलर शेप की कॉइल बनाते हैं, अभी तो हमने सर्कुलर कॉइल लिया, कह रहा है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कोई कॉइल बनाते हैं, बट दोनों का एरिया बराबर होता है इसका और इसका, तो एरिया हमें तो सिर्फ एरिया चाहिए, हमें तो ये शेप से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी शेप की बात नहीं की, प्लेनर है, पहले सर्कुलर था, अब क्या है, अभी भी प्लेनर है। देखो ये दोनों हैं तो प्लेनर ही ना ऑब्जेक्ट, मतलब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो अगर ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है इसकी तरह, बस हमें एरिया से मतलब नहीं है, ये स्क्वायर भी हो सकता था, रेक्टेंगल भी हो सकता था, कोई भी शेप का होगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपने यहाँ जस्ट एरिया मल्टीप्लाई किया है, आपने उसकी शेप के बारे में जिक्र नहीं किया, तो आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर भी सेम होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसने बी पार्ट में बोली है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियाई 60 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली लाई इन द सेम प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या कह रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम लोगों को क्या दी गई हैं, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से हमें कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स दी गई हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या कह रहा है, बोलो, कॉइल एक्स हैज 20 टर्न्स, तो मैंने यहाँ बोल दिया यहाँ कितने टर्न्स हैं 20, नंबर ऑफ टर्न्स एन कितने हमारे पास 20, और दूसरे वाले पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हमारे पास, दूसरे वाले पे हमारे पास है कितने, एक पे है 20 टर्न्स और दूसरे वाले पे 25, वाले पे जो है वो 25, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले का जो रेडियस है, एक्स का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले का जो रेडियस है वो है मेरा 10 सेंटीमीटर के साथ हमें और क्या दिया गया है, इसके अलावा हमें दिया गया पहले वाले में 60 एम्पियर करंट है और दूसरे वाले में 18, हाँ 60 एम्पियर करंट है और दूसरे वाले में है 18 एम्पियर, है ना। और ये भी दे दिया, चलो ठीक है, अब सेम वर्टिकल कंटेनिंग नॉर्थ साउथ एंड एक मिनट सब कुछ दे रखा है, हाँ ठीक है। द सेंस ऑफ द करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन वाई, यानी कि यहाँ डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी, करंट की डायरेक्शन दोनों के लिए अलग है। तो बोला है जो पहले वाले में है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, एक्स वाले में, तो इसको अगर मैं एक्स कॉइल मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ, एक्स वाले में जो हमारी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि डायरेक्शन को पड़ेगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है और इस वाले में हमारी क्लॉक, मान लो आप यहाँ से देख
आपको नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ से तो आपको दिख रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। और अब हमसे कह रहा है लुकिंग एट द कॉइल फेसिंग वेस्ट, तो अगर आप ध्यान से देखोगे वेस्ट से फेस कर रहे हो, फेसिंग वेस्ट, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट देयर सेंटर। कहने का मतलब है अगर आप वेस्ट फेसिंग हो, तो वैसे मैंने यहाँ ईस्ट, हमने यहाँ वेस्ट की तरफ ही फेस किया हुआ है क्योंकि डायरेक्शन है, ये कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन है, तो आप कहाँ देख रहे हो, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो आपने बोला चलो ठीक है, यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे निकाल लूँ और इसके, हमें दो बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेनी चाहिए। पहले हम एक्स कॉइल के लिए अगर निकालेंगे, हम जानते हैं होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, है ना। हम चाहें तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ये 4 पाई r। फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 पाई को 10⁻⁷ करंट कितना है, अगर हम पहले वाले में देखेंगे 6, और क्या आ जाएगा ऊपर 2 पाई डिवाइडेड बाई आर, आर का मतलब कितना है, रेडियस कितना है इसमें 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.1, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कि 10 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो पहले वाले केस में भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ये हमारा आ गया आई की वैल्यू हमारे पास थी ये, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को भी हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझको पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ही है, जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी है 20। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा ये आएगा, देखो ये मैंने आंसर ऑलरेडी ले रखा है, दिख भी रहा है, देखो ना यहाँ 6.28 इंटू 12.56 आ जाएगा, तो देखने में भी पता चल रहा है 12.56 10 रेज़ टू द पावर -4 टेस्ला, ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट यहाँ साथ के साथ मैं आपको आंसर्स भी बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अब ये भी जरूर देखते जाना आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। इस तरीके से आप बी वाई निकालोगे, उसमें भी नॉट आई और उसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 और यहाँ से 2r, अब आप इसमें सब कुछ डाल दोगे, यहाँ से भी सेम ही, आप एक काम करो यहाँ से 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ले लो म्यू नॉट को, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r, रेडियस कितना दे रखा है अगर हम ध्यान से देखें इसका, इसका जो रेडियस है दूसरे वाले का 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ 10 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ 0.1 लिख दो, और हम क्या कर सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ करंट कितना है हमारे पास 18 है ना, यहाँ पे दूसरे वाले में करंट कितना है अपने पास 18 है। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके पास 20, तो और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28.26 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला आ जाएगा, बट दोनों की डायरेक्शन अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें करंट एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक का मतलब क्या होगा, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मेरी बी एक्स होगी, और अगर मैं बी वाई की बात करूँ वो इस डायरेक्शन में, एक फील्ड बी वाई होगी, है ना, यहाँ से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी वाई इस तरीके से होगी, तो यानी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको बी एक्स माइनस बी वाई करना पड़ेगा, यहाँ से आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड के आपको क्या करना पड़ेगा, बी एक्स माइनस वाई, ये हमें करना, और अगर आप ऐसे करते हो तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला, ये हमें आंसर मिला, तो ये मेरी नेट मैग्नेटिक आ जाएगी, है ना। तो ये हम लोगों को डायरेक्शन वगैरह भी मिल रही है और ये सब कुछ आप निकाल, तो मतलब है पहली वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट की तरफ है, वाली मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे ये वेस्ट की तरफ है, जो रिजल्टेंट आएगा आप देख सकते हो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई की बड़ी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगी, ये टोटल मैग्नेटिक। तो ये सिंपल आपको इंडिविजुअल कॉइल का फील्ड निकालना था और उसके बाद उनको ऐड कर देना था। अब यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन एक और है, इसमें फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n टर्न्स कैरिंग करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस x। अब ये डेरिवेशन है, ठीक है ना, मैं इसको आपको बस यही बोलूंगा कि ये सिर्फ डेरिवेशन है, ये आपको थ्योरी से कवर करना है, थ्योरी में ये कवर किया है, इनकेस अगर आपने नहीं किया इस रेफर थ्योरी, आप इसको रेफर करना, डेरिवेशन कराया हुआ है ना। तो आपको यहाँ यही दिया गया, फॉर अ कॉइल जिसका रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स और मल्टीप्लाई कर देना, थ्योरी में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं किए थे, उससे मल्टीप्लाई, उसने कहा इसी को सेंटर पे निकालो, तो सेंटर के लिए बस हमें x को क्या डाल देना चाहिए, 0 डाल देना चाहिए, यानी कि यहाँ हम लोगों को इस तरीके से कॉइल दी गई है और ये डिस्टेंस
दिया गया है x और ये रेडियस दिया गया है r। तो हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, अगर आपको याद हो, ये r लिया था और इसका रेडियस हमें कैपिटल R दिया। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अगर हम सेंटर पे निकालना चाहते हैं, एट सेंटर अगर हमें निकालना है, जैसा कि उसने कहा है, x को 0 डालेंगे, यहाँ से x को डाल दो 0, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर n डिवाइडेड बाय टाइम्स ये r स्क्वायर की पावर 3/2 है, ये कटेगा, r की पावर कितनी हो जाएगी, है ना। तो एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये नॉट n आई डिवाइडेड बाय 2r बन जाएगा। यही सेंटर पे मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है फॉर द n टर्न्स। तो ये आराम से प्रूव। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ टोरॉइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड द आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर अराउंड विच 35000 number of turns are wound. The current in the wire is 11 ampere. What is the magnetic field outside the toroid? तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें 3 जगह निकालना है। हम देखें ध्यान से, एक ये है, हम जानते हैं 3, है ना। आप देख सकते हो आउटसाइड द टोरॉइड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, यानी कि सबसे पहले आप यहाँ निकाल रहे हो। यहाँ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो आपको बताया था मैंने 0 होती है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है 0, यानी कि टोरॉइड के बाहर यहाँ भी 0 जाएगी, अगर हम एम्प्टी स्पेस लेंगे तो भी 0 जाएगी। साइड द कोर अगर हम निकालना चाहते हैं तो अटेंड टोरॉइड में, और यहाँ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कितना होता था, म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट की जगह हम यहाँ से डालेंगे 4 × 10⁻⁻⁻, और स्मॉल n की जगह डालेंगे n डिवाइडेड बाय 2.5 r। r क्या होता है, रेडियस, और I की बात करें तो करंट कितना है हमारे पास, 11 एम्पीयर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें इनर और आउटर रेडियस दोनों दे दिए हैं। अगर आप इनर रेडियस की बात कर रहे हो तो वो हमें दे रखा है 25, और आउटर रेडियस की अगर आप बात करो तो वो हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और ये हमें दिया गया है 26 सेंटीमीटर। ये इनर और आउटर रेडियस हम लोग को दिए गए हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ से आप r कैसे निकालोगे, फिर r क्या होगा, यहाँ से हमें एवरेज लेना पड़ेगा दोनों का, यानी कि 25 + 26 डिवाइड बाय 2, और उसके बाद ये क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, अपना सेंटीमीटर में आएगा, फिर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 4π 10⁻⁻11 बाय 11, ये करंट हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को 3500 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पाई, और रेडियस की जगह मैं कितना डाल दूंगा, 25 + 6 डिवाइडेड बाय 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, और हम और भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 भी आएगा, क्योंकि कन्वर्ट करना चाहिए मीटर में। अब बस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसका आंसर आएगा 3 × 10⁻⁻²। अप्रॉक्सीमेटली ये इसका आंसर आएगा, आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ जस्ट आप देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बस अब इतना याद रखना, जब हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ स्मॉल n लिख दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट अगर हमें रेडियस नहीं दी जाती तो हम इसका एवरेज रेडियस, अगर रेडियस बहुत छोटी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ देख सकते हो दोनों रेडियस में डिफरेंस है, आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ आपको दिख रही है एक 25 है, दूसरी 20 है, तो आप हो गए यहाँ हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, ये लेंथ तो सर्कमफ्रेंस, टोरॉइड में ये जो लेंथ लेते थे ये हम सर्कमफ्रेंस, ये रेडियस लेते थे r, फिर r एवरेज, यहाँ से जो सर्कमफ्रेंस लेंथ को हम 2πr कहते थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। ये मेरा स्मॉल n है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन पॉइंट अदर पॉइंट बट हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन। A magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction east-west set up in a chamber. A charged particle enters the chambers and travels undeflected along a straight path with a constant speed. What can you say about the velocity of the particle? अब देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ दे रखा है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, कुछ हमें दिया गया है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है ना, वो कह रहा है चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स द चैम्बर्स एंड ट्रैवल अनडिफ्लेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड। व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी? तो आप कह रहे हो कि अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, यानी कि जो फोर्स होगा वो हमारा जीरो होना चाहिए, और वेलोसिटी जीरो है नहीं, यानी कि चार्ज पार्टिकल या तो यहाँ से यहाँ जा रहा होगा इस वेलोसिटी, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा होगा इस वेलोसिटी।
दो ही केसेस हो सकते हैं, यानी कि या तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा या फिर आपका होगा 180। तो आप कह सकते हो ये तभी पॉसिबल है या तो चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा हो, ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो, या फिर वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी क्या हो जाएगी, या तो ईस्ट से वेस्ट जा रहा होगा या फिर वेस्ट से ईस्ट केस में। सेकेंड केस क्या है इस क्वेश्चन का, a charged particle enter in an environment of a strong and uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, varying from point to point with a magnitude and direction, and comes out of the following complicated trajectory. What would be the final speed? Would its final speed equal to the initial speed if it suffered no collision? देखो सीधी सी बात कह रहा है कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है ना, हो सकता है वो अपनी डायरेक्शन भी बदल रही हो, मैग्नीट्यूड। जब भी चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर करता है उस पर फोर्स लगता है, उसका पार्ट हेलिकल हो सकता है, सर्कुलर है, अलग अलग रेडियस का हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। तो वो वही बोल रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड से पाथ से वो बाहर निकलता है। अब इनिशियल स्पीड अगर उसके पास वी आई है तो क्या फाइनल और इनिशियल, यस और नो, सोचो ऐसा होगा या नहीं होगा। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो मैंने कहा था होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म में होगा या नहीं होगा। मैंने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था, तो हमने पढ़ा था भाई सीधी सी बात है कि यहाँ जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी भी मैं मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ, वो हमेशा जो फोर्स लगाएगी वो वेलोसिटी के या स्पीड के कैसे लगाएगी, परपेंडिकुलर लगाएगी। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, चाहे पहले देखो या बाद में। यानी कि आप कह सकते हो डेफिनेटली यहाँ से आपकी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यहाँ स्पीड सेम रहेगी क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है स्पीड के या वेलोसिटी के। तो यहाँ से आपका कोई भी डायरेक्शन चेंज, कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ओनली डायरेक्शन, सिर्फ ओनली डायरेक्शन का ही आपको यहाँ चेंज मिलेगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ से क्लियरली, है ना, आप कह सकते हो यहाँ से आपकी जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट enters a chamber having a uniform electrostatic field in north to south direction. Specify the direction in which uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflect. यानी कि यहाँ वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और उसने बोला है इट हैज़ अ यूनिफॉर्म, हमें क्या दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। यानी कि ऊपर से नीचे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड गई है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, यानी कि इस तरीके से हमें एक मैग्नेटिक, है ना, तो हमें यहाँ क्या दी गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक, हमें क्या दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ना, यहाँ से हमें क्या दी गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर मैं ध्यान से देखूं इलेक्ट्रॉन का ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा बोलो, कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखिए ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इसके ऊपर की तरफ, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप सोचो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या रखूं, तो हम चाहते हैं कि इस पे जो मैग्नेटिक नीचे की तरफ, है ना, जब हम ऐसा चाहते हैं तो हम सोच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ रखें, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए और ये कैसे चले जाए, अनडेविएटेड। मैंने एक कहा था ना वेलोसिटी सिलेक्टर, वही वाला कंसेप्ट चाहिए। वहाँ हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते थे, यहाँ बस हमने नेगेटिव लिया। तो आप देख सकते हो चीज़ें सेम रहेंगी, कहने का मतलब है आप देख सकते हो, आप चाहते हो इस पर फोर्स नीचे लगे तो आप मान के चलो करंट का है लेफ्ट साइड, आप चाहते हो फोर्स नीचे लगे तो आप मान के चलो करंट का है मेरा लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, तो करंट जो है मेरा वो कहाँ है, लेफ्ट साइड। अब हम चाहते हैं फोर्स नीचे लगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम लोग करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर को करते हैं और फोर्स को रखते हैं नीचे, है ना। यानी कि अब मैं थोड़ा सा उल्टा काम करूंगा, यूज लेफ्ट हैंड ही करूंगा। मैं दो चीज़ें फिक्स कर लूंगा कि भाई जो मेरी करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली फिंगर शो करती है, करंट की डायरेक्शन, है ना, फादर मदर चाइल्ड, याद है, ये फादर होता है, ये मदर होता है, ये चाइल्ड होता है, हम लोगों ने पढ़ा था फादर मदर चाइल्ड। यानी कि इसको मैं करंट की डायरेक्शन में कर देता हूँ, करंट इधर है, ठीक है ना। उसके बाद मैं जानता हूँ मुझे फोर्स लगाना है नीचे की तरफ, तो मेरा फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये जो मेरी फिंगर आएगी ये हो जाएगी मेरी आउट ऑफ द पेज। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये वाली जो फिंगर आएगी, ये वाली जो फिंगर है वो मेरी किधर आ जाएगी, 1 सेकेंड रखा था, दोबारा से कर लेते, ये मेरा हो गया करंट, ये हो गया मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी इनटू द पेज, है ना, ये आ रही है हमारी इनटू द पेज। ये मेरा फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये मेरा करंट हो गया,
देख लो ध्यान से, ये जो ये वाली फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन में करना है, ये करंट की डायरेक्शन में हो गया और थंब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो ये वाली फिंगर मेरी इनटू द बोर्ड जाएगी। तो आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। दोबारा से आप करके देखो, ये वाली फिंगर को मैंने करंट की डायरेक्शन में रखा और थंब को डाउनवर्ड रखा क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, ये वाली फिंगर मेरी इनटू द पेज आ रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होती है। क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज में देखा था ये आंसर आया था, तो नेगेटिव में भी सेम ही आएगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगता था, मैग्नेटिक ऊपर लगता था, बस इतना ही फर्क है। यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए टू द पेज, इनटू द बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवाट enters a region with uniform magnetic field 0.15 टेस्ला। Determine the trajectory of electron if the field is given, जो हम लोगों को यहाँ दी गई है वो है 0.15 टेस्ला। Determine the trajectory of electron if the transverse if it is travel transverse to the initial velocity। तो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी की है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दी है। तो ये बहुत सिंपल है, पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा इसको इस पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कराया गया है। यहाँ से आप हाफ mv स्क्वायर, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई, को लिख सकते हैं जो भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 किलोवोल्ट यानी 2 पावर दिया गया है ना, किलो का मतलब 10⁻⁻। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, पर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मास। और यहाँ से अगर हम मास की बात करें, यहाँ से जो मास है हमें इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, यहाँ से 9.1 × 10⁻31 जानते भी हो, और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी अगर आप यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो 8/3 10⁻⁻⁷ कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली इतना आपका स्पीड आ जाएगा। तो एक बार आपने स्पीड निकाल लिया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है अगर रेडियस, तो आप रेडियस की बात करो वो कितना होगा, m/क्यूब। मैंने बोला कैसा पाथ होगा, आप जानते हो अगर आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका पाथ सर्कुलर होगा, पाथ होगा आपका, ट्रैजेक्टरी होगी सर्कुलर। यहाँ से अब आपको बस क्या करना है, mv/क्यूब ही निकालना है। मास हम जानते हैं 9.1 × 10⁻⁻⁷, और यहाँ से वेलोसिटी कर देंगे 3 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं वो भी हम लोगों को क्वेश्चन 0.15 दी हुई है, 0.1 तो सॉल्व करना है हमें। यहाँ से रेडियस निकालना है तो सॉल्व करेंगे। यहाँ से रेडियस जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁻ आएगा, जिसको आप 1 mm के। यहाँ से जो मेरा पाथ है वो ये है, ये है। ठीक है, साथ साथ अगर आप सेकंड केस में देखोगे तो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ हमारा हेलिकल पाथ होगा। यहाँ जो मेरा बनेगा वो हेलिक्स बनेगा, जो मेरा पाथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल होगा। तो हेलिकल पाथ में अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ क्या होने वाला है, डेफिनेटली अगर मेरा हेलिकल पाथ है तो इस का रेडियस जो होगा उसमें जो वेलोसिटी वो v नहीं होगी, है ना। हमें पता है कि अगर वेलोसिटी कोई एंगल बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और मैग्नेटिक आ रही है 30 डिग्री, हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो v sin 30 यही रेडियस में कंट्रीब्यूट करेगी। तो जो नया रेडियस आएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में, मतलब बी पार्ट में, अगर ये तो मेरा ए पार्ट था, अगर पार्ट में देखो रेडियस मेरा r' हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा बस v sin थीटा हो जाएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा m/क्यूब m/क्यूब, साइन थीटा की जगह sin 30 यानी कि 1/2। जो पहले आंसर आया था उसका हाफ हो जाएगा यानी कि 0.5 mm, ये बन जाएगा मेरा रेडियस। 0.5 mm ये क्या हो जाएगा, हमारा नया रेडियस। तब यहाँ हेलिक्स पाथ हो जाएगा और 0.5 mm हमारा रेडियस। हम चाहें तो इसमें टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी, तो दोनों केस में सेम रहेगा। और अगर कभी पिच पूछो तो आप पिच भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, v cos 30 करना पड़ेगा टाइम पीरियड। तो आप यहाँ से चाहे तो इसकी पिच, है ना, क्लियर, ओके। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर and mass 60 gram is suspended by two vertical wire at its ends. A current of 5.0 ampere is set in the rod along the wire. What is the magnetic field? So that what is the magnetic field should be set up normal to the conductor in order the tension of the wire is zero. यानी कि अगर हम दो वायर के सपोर्ट से
रॉड वगैरह लगा दी, तो हम जानते हैं कि हमसे कह रहा है कि रॉड का मास होने के बावजूद वो कोई टेंशन ना लगाए वायर पे। ये तभी हो सकता है अगर इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अगर वो mg को बैलेंस कर, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स क्या लग सकता है अगर हमें रोड में करंट पता है I, जानते हैं यहाँ से जो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा BIL, और वो किसको बैलेंस कर ले अगर mg को, तो कोई टेंशन रोड में नहीं लगी। तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूँ अगर हमें सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय IL, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ हमारे पास mg कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 ग्राम 10⁻⁻, और g की जगह हम डाल देते हैं 10। और अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ से जो हमारे पास करंट है वो कितना है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, करंट दे रखा है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, 5 एम्पेयर, हाँ ये रहा करंट 5 है, और इसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 0.45, इससे और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो अराउंड 0.2 टेस्ला आएगी अगर हम कैलकुलेट, इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए। इतनी मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो हमारी वायर है इस पे क्या होगा, इस पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार हमने ऐसे कर लिया, उसके बाद आप सोचो उसने बोला इससे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ऊपर आ रहा होगा और हमारा mg नीचे होगा, बट सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर उसने क्या करा, टोटल टेंशन पूछ लिया वायर पे, अगर उसने फील्ड को सेम रखा बट डायरेक्शन बदल दी। अब आप खुद सोचो, पहले मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, तो ये एक दूसरे को काट रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी तो फोर्स ऊपर की जगह नीचे लगेगा, यानी mg भी नीचे और b भी नीचे, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहां से हमारा जो टोटल टेंशन हो जाएगा तो हमारा FB लग रहा है प्लस mg, दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो हमें ये तो मिल ही गया था, हमें मिल गया था यहाँ से कि भाई यहाँ से जो हमारे पास mg है और BIL, तो ये दोनों ही हमारे कैसे लगेंगे, नीचे लगेंगे। तो हम इसको हम ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा mg कितना आ जाएगा, अगर mg की मैं बात करूँ तो mg मेरे पास है 10⁻⁻10, ये मेरा mg हो जाएगा। और हम लोगों को पता है और क्या चीज़ नीचे फोर्स लग रही है, टेंशन भी नीचे की तरफ लग रही है, तो हम यहाँ 9.8 एक सेकंड मैं लिख देता हूँ कितना, अराउंड 10⁻⁻9, ये मेरा mg है बच्चे, है ना, ये मेरा mg हो गया, और f भी तो mg के इक्वल ही था, तो मैं कर सकता, यहाँ से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये अराउंड 1.176, है ना, क्या आ रहा है 1.176। बेसिकली mg और fb सेम ही है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे ना, हमारा mg था और फोर्स बैलेंस हो रहे थे, अब ये दोनों नीचे लग रहे हैं, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 2 टाइम्स mg भी, यहाँ से मैं 2 टाइम्स mg, बस g को 9.8 ले रहा हूँ, अगर मैं g को 10 ले लूंगा तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ से फिर 1.2 न्यूटन आ जाता है, यहाँ 9.8 लिया इसलिए 1.17 आसपास कुछ आपका आंसर आ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बैक एक्सरसाइज भी आपको मिलेगा। अब देखो गैल्वेनोमीटर के हमने लास्ट टाइम केसेस पढ़े, तो क्वेश्चंस भी बनते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने वही चीज़ देखी थी, यहाँ उसी से बेस्ड क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट, कह रहा है गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या गया 12 ओम, और इट मीटर शोज फुल सेल डिफ्लेक्शन ऑन 3 मिली एम्पियर, यानी यहाँ IG की वैल्यू है, ये हमें दे दी 10⁻⁻⁻, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, आप जानते हो इसके साथ सीरीज हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाता था, है ना, और अप्लायंस के साथ इसको कैसे लगा दिया जाता था बोलो, पैरेलल में, है ना, और इसको कैसे लगा दिया जाता था, जो भी अप्लायंस होता था उसके साथ कैसे लगा देते थे, पैरेलल में लगा देते थे, भी हमारा अप्लायंस है उसके साथ इसको हम कैसे लगा देते थे, पैरेलल में लगा देते थे, ये मेरा अप्लायंस है, ठीक है। तो अब हमसे बोल रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 18 वोल्ट, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ, तब यहाँ पे वोल्टेज हमारी 18 है ना, जब हमारी यहाँ वोल्टेज 18 वोल्ट हो जाए, यानी कि टोटल वोल्टेज इन पे आके 18 वोल्ट हो जाए, तो इस पे जो करंट पास करे वो कितना हो, IG, इससे कितना करंट पास कर रहा है IG, और इससे भी कितना करेगा IG, तो इन पे जो कंबाइंड वोल्टेज होगी वो टोटल वोल्टेज होगी, यानी कि इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ IG प्लस IG बार, यानी कि यहाँ से मैं V लिख सकता हूँ IG और G, सिंपल। तो अब आपको टोटल वोल्टेज दे दी और IG हम लोगों को दे दिया इंटू 10⁻⁻, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 12 प्लस यहाँ से हमें क्या R, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे,
18 डिवाइडेड बाई 3 10⁻⁴ यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा r+12। तो आप देख सकते हो यहाँ से आ जाएगा 6000 माइनस 12, यानी कि अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 6000 माइनस 12। तो आप देख सकते हो यहाँ से आंसर आपका यही आएगा 5988, है ना, 5988 ये हमारा आंसर। सिंपल, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही एक क्वेश्चन इन्होंने एमीटर के लिए बनाया है, गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है एमीटर। तो बोला है गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस, यहाँ से दोबारा से हम गैल्वेनोमीटर कॉइल ले लेते हैं और जो इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं वो, एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर 4 एम्पियर 3 एम्पियर। स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमें 4। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 6 एम्पियर, लेके 6 एम्पियर में हमें इसको कन्वर्ट करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो हमारा टोटल करंट जब कितना जा रहा हो 6 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाना चाहिए, बोलो। गैल्वेनोमीटर करंट जाना चाहिए हमारा 4 मिली एम्पियर, 4 मिली, ठीक है ना। और इसके साथ हम क्या करते हैं, शंटिंग करते हैं। यहाँ से एक शंट रेजिस्टेंस याद है ना, इसी के साथ हम यहाँ क्या कर सकते हैं ना, शंट रेजिस्टेंस। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ बोलो, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, शंट रेजिस्टेंस। हमें इतना तो समझ में आ गया। उसने पूछा है कैसे कर सकते हो कन्वर्ट, इस तरीके से कर सकते हैं हम, शंटिंग कर सकते हैं बाय शंटिंग अ लो रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस की बस हमें वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना, अभी तो कर सकते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ से हमें समझ में आ गया कि भाई जो हमारा वोल्टेज इसको मिलेगा शंट रेजिस्टेंस को, वही इसको मिलेगा, है ना। तो यहाँ से जो करंट है वो कितना हो जाएगा, I माइनस आई जी, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप आई जी I माइनस आई जी शंट रेजिस्टेंस। यहाँ से शंट था तो हमने उस दिन भी डिराइव किया था आई जी इंटू जी, पहले भी अभी हमने डिराइव किया था ना थ्योरी में। और I माइनस आई, है ना, आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर का करंट I माइनस आई। तो यहाँ से आई जी की वैल्यू हम जानते हैं, आई जी की वैल्यू हमें पता है 4 × 10⁻⁻⁻। है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 50। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है I माइनस आई जी। अब I हमारा कितना था 6 और ये है 4, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 6 लिख सकते। तब इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 6 लिखा जा सकता है क्योंकि ये 6 माइनस 4 मिली एम्पियर आएगा 0.004। तो आप इससे माइनस करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 5 टाइम्स और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा 10 × 10⁻⁻⁻। आप इसको 10 मिली, तो यही हमारा फाइनल आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यही हमारा फाइनल आंसर भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में आप लोगों को आएंगे। आई होप आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग इतने मतलब ठीक है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो बट ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ये रेलिवेंट क्वेश्चन लगता है थ्योरी पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए। अगर आप सीबीएसई एग्जाम्स की बात कर रहे हो उनके लिए भी, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये पॉइंट इस तरीके के आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएंगे। यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप नीट में या फिर जेई में देख सकते हो लास्ट के कुछ ईयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन है, तो आप वहाँ के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने भी आपको कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं। तो आई होप अब आपकी तैयारी अच्छे से इस चैप्टर की और आप अगले चैप्टर के लिए तैयार हो गए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।